हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के 2017 के नवंबर का पेपर थर्ड। इससे पहले हमने 2017 के ही नवंबर का पेपर सेकंड सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोग दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। दोनों ही वीडियो अभी अपलोड की गई हैं। अगर आपको हिंदी में देखना है तो ये वाली देखिए और इंग्लिश में देखना है तो वो वाली देखिए। इसमें हम लोग केवल हिंदी के ही प्रश्नों को देखेंगे, पूरा इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राजनीति सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन 1 है, तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है, इसके विषय एवं शैली में एकत्व है, समान लक्ष्य ढूंढने में एकत्व है, या फिर मनुष्य जाति के लिए साझी दूरदर्शिता प्राप्त करने में एकत्व है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से आप लोग लिखेंगे क्या होगा इसके लिए सही उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व के कारण राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है? इजाया बर्लिन ने, कार्ल पोपर ने, सेल्डन बॉलिन ने, या फिर माइकल ऑक्सफोर्ड ने? तो किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, सेल्डन बॉलिन। शेल्डन बॉलिन ने एपिक थ्योरी के रूप में शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैच करना है। अवधारणा दी गई है सूची 1 में और सूची 2 में आपको चिंतक दिए गए हैं। तो मौन सहमति से कौन से विचारक जुड़े हुए हैं? स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित कार्य, नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता और सुव्यवस्थित समाज। और आपके सामने नीचे कूट दिए गए हैं, उसमें से आपको राइट आंसर बताना है। मौन सहमति से कौन जुड़े हुए हैं आपके? लॉक। स्वयं से संबंधित और दूसरे से संबंधित कार्य से जे.एस. मिल जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग बेंथम के साथ जाएंगे। नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता से बर्लिन जुड़े हुए हैं और सुव्यवस्थित समाज से रॉल्स जुड़े हुए हैं। तो ए का थर्ड ऑप्शन आपको केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। यह आशंका किसने व्यक्त की कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर ही तानाशाही हो जाएगी? लासेल ने, प्रोदा ने, बकुनिन ने, या फिर रोजा लग्जमबर्ग ने? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, किसने यह आशंका व्यक्त की है कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर ही तानाशाही हो जाएगी? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 3, बकुनिन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने अभिकथन और तर्क का है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए। अभिकथन दिया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि रोल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। तर्क दिया गया है, वह साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों के युक्ति संगत औचित्य की आवश्यकता है। और कूट दिए गए हैं, कूट को पढ़िए आप लोग। क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? सही बताइए जल्दी से। तो इसके लिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। इस तथ्य के बावजूद कि रोल्स के सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में देखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। वे साफ साफ बताते हैं कि समानता से सभी विचलनों के युक्ति संगत औचित्य की आवश्यकता है। अगर समानता का कहीं भी हनन हो रहा है तो उसका औचित्य सिद्ध होना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिसरण सिद्धांत यानी कन्वर्जेंस थ्योरी किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है? अभिसरण सिद्धांत में किसके बीच अभिसरण का उल्लेख किया गया है?
उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद में, विनिर्माता राष्ट्र तथा कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में राष्ट्रहित, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु साझा नीति अपनाने की आवश्यकता। तो राइट आंसर बताइए क्या है। अभिसरण सिद्धांत किसके बीच अभिसरण पर जोर देता है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 1, उन्नत पूंजीवाद और विकसित समाजवाद के अभिसरण पर अभिसरण सिद्धांत जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है अभिकथन और कारण का। अभिकथन आपके सामने दिया गया है। लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवाद को नकारता है। मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हथिया लेगी। तो राइट आंसर क्या है? क्या दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है? क्या दोनों सही है? ए सही है, आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। क्या है राइट आंसर? जल्दी से बताइए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? लेनिन का शक्ति पर क्रांतिकारी कब्जा होना आकस्मिक परिवर्तन के समान है तथा यह मार्क्सवाद को नकारता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। मार्क्स का विचार था कि कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हथिया लेगी। तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से नहीं बल्कि आक्रामक ढंग से, रेवोल्यूशन के जरिए शक्ति प्राप्त होगी। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 3, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? सर्वहारा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, सर्वहारा वर्ग तथा कृषकों का समुच्चय या फिर कृषक वर्ग। तो किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 4, कृषक वर्ग की क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने इस विचार पर संदेह प्रकट किया कि लोग गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? किसने इस पर संदेह व्यक्त किया है कि लोग गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? टोनी, सेवाइन, मैकफर्सन या फिर एशक्राफ्ट। राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर 4, एशक्राफ्ट ने इस विचार पर संदेह प्रकट किया है कि लोग गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार कर देता है? मैकियावेली, हॉब्स, लॉक या फिर रूसो। तो इनमें से कौन सा विचारक है जो अरस्तु के विचारों को पूरी तरह से नकार देता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 11, किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? टोटलिटेरियन डेमोक्रेट किसने रूसो को बताया है? कार्ल पोपर है, कार्ल फ्रेडरिक है, हन्ना आरेंट है या फिर जैकब टॉलमन है? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? तो राइट आंसर क्या है इसके लिए ऑप्शन नंबर 4, जैकब टॉलमन। क्वेश्चन नंबर 12, हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है ना कि अधिकार, क्यों? हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है ना कि अधिकार, क्यों? सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिकारों में कर्तव्य भी शामिल होंगे, सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है, व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। तो राइट आंसर क्या है? किस लिए हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है ना कि अधिकार? क्या कारण है इसका? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। क्वेश्चन नंबर 13, आपको मिलान करना है, सुमेलन करना है। सूची 1 में आपको मार्क्स की रचनाएं दी गई हैं, सूची 2 में आपको उससे जुड़े हुए विषय दिए गए हैं। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में क्या विषय है? दास कैपिटल का क्या विषय है? 18th ब्रोमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट का क्या विषय है? और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम का क्या विषय है? आप लोग मैच करिए जल्दी से, राइट आंसर बताइए इसके लिए। तो आई होप आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। जल्दी से मैच करिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट में का विषय क्या है? विसंबंधन यानी अलगाव, एलियनेशन।
दास कैपिटल का विषय क्या है? अधिशेष मूल्य यानी कि सरप्लस वैल्यू। 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट का विषय क्या है? राज्य की सापेक्षिक स्वायत्ता, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम का विषय क्या है? तो ये है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। तो ए का फोर्थ ऑप्शन आपको केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है और वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, अलगाव, दास कैपिटल, अधिशेष मूल्य, 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, राज्य की सापेक्षिक स्वायत्ता और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। राजा या शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है। इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया है। नीचे दिए गए कोट में से आपको सही उत्तर चुनना है, तो आप लोग जल्दी से इसके लिए राइट आंसर बताएंगे। क्या है मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में यहाँ पर सही कथन? तो जल्दी से बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या है। इसमें प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसमें इतिहास का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है ताकि शासन कला सीखी जा सके। वो हिस्टोरिकल मेथड को अपनाते हैं, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हैं मैकियावेली, तो ये भी सही है। राजा या शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है, तो ये गलत है। इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया है, ये भी गलत है क्योंकि धर्म को नहीं बल्कि चर्च को दोषी बताया गया है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ए और बी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और सी और डी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया है? दार्शनिक रूप से अराजकतावादी, उदारवादी, लोकतंत्रवादी, सामाजिक लोकतंत्रवादी या फिर कम्युनिस्ट। तो गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 1, दार्शनिक रूप से अराजकतावादी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? ऑप्शंस है तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास करना, आदर्श प्रकार पर पहुंचना और अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना। तो राइट आंसर आपको इस कोट में से देखकर बताना है, तो आप लोग बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, तो ये सही है। राजनीति में एक अनुभविक विज्ञान का विकास करना, ये भी सही है। आदर्श प्रकार पर पहुंचना गलत है। अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 यहाँ पर सही हो जाता है। ए और बी आपका स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नव संस्थावाद बल देता है संस्थाओं पर ना कि व्यक्तियों पर, संस्थाओं तथा व्यक्तियों के बीच संतुलन पर, राजनीति में समूह सिद्धांत पर या फिर राजनीति पर अर्थशास्त्र हावी रहता है। तो नव संस्थावाद किस पर बल देता है आपको बताना है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म किस पर बल देता है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, संस्थाओं पर ना कि व्यक्तियों पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईस्टर्न ने वर्ष 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? प्रति सुधार यानी काउंटर रिफॉर्मेशन, वास्तविक क्रांति, पूर्व अध्ययन में संशोधन या फिर अपने पूर्व शोध को त्याग देना। तो 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन करते हैं डेविड ईस्टर्न? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर लिखिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, वास्तविक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 19, उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी किसके द्वारा? लॉक द्वारा, ह्यूम द्वारा, मॉन्टेस्क्यू द्वारा या फिर एडम स्मिथ द्वारा? तो किसके द्वारा उदारवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेट ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास के मुख्य क्या कारण हैं?
अविच्छिन्नता और परिवर्तन का शांतिपूर्ण ढंग से अनुसरण करने की ब्रिटिश प्रथा, परंपराओं को कानून समान पवित्र मान लेने की ब्रिटिश मान्यता परंतु न्यायालय में वाद योग्य नहीं, यह ब्रिटिश धारणा कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता, ब्रिटेन में सामान्य कानून परंपरा। तो क्या कारण है ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास के पीछे? तो इसके लिए राइट आंसर बताइए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर है यहाँ पर ब्रिटेन में सामान्य कानून की परंपरा के कारण ब्रिटेन का अलिखित संविधान का विकास हुआ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? यूएसए, यूके, भारत या फिर स्विट्जरलैंड? किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से बताएंगे इसके लिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए राइट आंसर है यूके। यूके में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के अधिकार को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? यूएसए, भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यूएसए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ है? स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए या फिर फ्रांस? किस देश में न्यायपालिका के हस्तक्षेप के द्वारा व्यक्ति के नागरिक अधिकारों का विकास हुआ है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर 3 यूएसए। क्वेश्चन नंबर 24, आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में आपको निर्वाचन प्रणालियाँ दी गई हैं और सूची 2 में आपको उनसे जुड़े हुए देश दिए गए हैं। तो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कहाँ पर है? द्वितीय मतदान प्रणाली यानी सेकंड बैलेट सिस्टम कहाँ पर है? वैकल्पिक मत प्रणाली यानी ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम कहाँ पर है? अतिरिक्त सदस्य प्रणाली कहाँ पर है? तो जल्दी से राइट आंसर इसके लिए दीजिए, मैच करिए और राइट आंसर दीजिए। तो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है आपका यूएसए में, द्वितीय मतदान प्रणाली यानी सेकंड बैलेट सिस्टम है फ्रांस में, वैकल्पिक मत प्रणाली यानी ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम है आपका ऑस्ट्रेलिया में और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली है आपका जर्मनी में। तो ए का थर्ड ऑप्शन फर्स्ट पास दी सिस्टम यूएसए, ए का थर्ड ऑप्शन ओनली वन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो याद रखिए फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम यूएसए, द्वितीय मतदान प्रणाली फ्रांस, वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी। तो ये निर्वाचन प्रणाली और देश याद जरूर रखिए। क्वेश्चन नंबर 25 अभिकथन और तर्क का है, तो जल्दी से इसके लिए राइट आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन को पढ़िए। 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत तथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। तर्क दिया गया है उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। तो राइट आंसर कूट में से दीजिए क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 26 राजनीति समाजीकरण यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का संबंध है, इनमें से किसका राजनीतिक समाजीकरण से संबंध है? राजनीतिक विचारों के निर्माण की प्रक्रिया से, कैरियर की योजना बनाने तथा राजनीतिक समाजीकरण से, दुर्खीम के सिद्धांतों का विस्तार करने से, बेवर के सिद्धांतों का विस्तार करने से। तो राजनीतिक समाजीकरण इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राजनीतिक विचारों की निर्माण की प्रक्रिया से राजनीतिक समाजीकरण जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 जन भागीदारी संस्कृति संबंधित थी तत्कालीन साम्यवादी समाज से, फासीवादी शासन से, उत्तर उपनिवेशवादी समाज से या फिर गैर सैद्धांतिक तानाशाही से। तो जन भागीदारी संस्कृति किससे संबंधित थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तत्कालीन साम्यवादी शासन से।
क्वेश्चन नंबर 28, यह किसका कथन है कि राजनीति विविधता तथा संघर्ष के बारे में है तथा अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। राजनीति क्या है? विविधता और संघर्ष, और इसका अस्तित्व का आवश्यक तत्व है क्या? अभाव। तो ऐसा किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर 2 लासवेल ने। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, राजनीतिक विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। लासवेल ने ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हंटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया है पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का, आधार तथा अधिरचना में अंतर का, नेतृत्व के प्रश्न का, आधुनिकीकरण करने वाले राष्ट्रों के अति विकसित स्वरूप का। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए राइट आंसर जल्दी से लिखिए, क्या होगा? हंटिंगटन ने आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया है पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया? तो अभिजनवाद यानी एलीट थ्योरी को आर्थिक उपागम इनमें से किसने प्रदान किया है? पैरेटो ने, मोस्का ने, मिल्स ने या फिर बर्नहैम ने? तो ये सारे ही अभिजनवादी सिद्धांतकार हैं, तो इनमें से किसने आर्थिक उपागम प्रदान किया है अभिजनवाद को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बर्नहैम। क्वेश्चन नंबर 31, किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों, और वो 3 विशिष्ट तत्व क्या हैं? राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्य त्रयी को प्राप्त करना है। यानी कि भारतीय संविधान के 3 लक्ष्य हैं, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति, और ये 3 लक्ष्य एक अखंड जाल में बुने हुए हैं जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। इन 3 लक्ष्यों को प्राप्त करना ही भारतीय संविधान का लक्ष्य है, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति को। तो ये किसने कहा है? क्या ये WH मॉरिस जोन्स ने कहा है, रजनी कोठारी ने कहा है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है या फिर सुनील खिलनानी ने कहा है? तो किसने भारतीय संविधान के ये 3 लक्ष्य बताए हैं? राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र तथा सामाजिक क्रांति। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न आ सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ग्रैनविल ऑस्टिन। क्वेश्चन और कैसे आ सकता है कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान के 3 लक्ष्यों में किसे शामिल नहीं किया है? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति, ये 3 लक्ष्य बताए गए हैं ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन की परिधि में आते हैं? राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना। तो कौन से युक्तियुक्त निर्बंधन की परिधि में आते हैं? यानी कि कोई युक्तियुक्त कारण बताए गए होंगे प्रतिबंध लगाने के संविधान में आर्टिकल 19 पे, तो वो कौन से युक्तियुक्त तर्क दिए गए हैं? तो राइट आंसर इसके लिए कूट में से आप लोग दीजिए, क्या होगा? तो ये चारों ही युक्तियुक्त निर्बंधन की परिधि में आते हैं, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना। इन चारों के आधार पर ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को एक बार स्वीकृति मिल जाती है संसद के द्वारा, तो इसे कितने समय तक जारी रखा जा सकता है? 2 माह तक,
3 वर्ष तक, संसद की कार्यविधि तक, या फिर अनिश्चित काल तक। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33? राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन नंबर 4, अनिश्चित काल तक। अगर एक बार स्वीकृति मिल जाती है संसद से वित्तीय आपातकाल को, तो इसे अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन आपके सामने है, इनका निर्वाचन लोक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इनका निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। इनके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है, वे राज्यसभा का सभापति होता है। तो कूट आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा इसके लिए जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो क्या है होने वाला है इसके लिए राइट आंसर, देखिए आप लोग सही आंसर देते हैं या नहीं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में इनका निर्वाचन लोक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इनका निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, ये भी सही है। इनके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता है, ये भी सही है। और वे राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34। अगर बात करें राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है, जल्दी से इसके लिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होने वाला है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? हमने बात की कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं और विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स यानी केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेशन यानी राज्य विधानसभा, लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर्स ही शामिल होते हैं। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता है, केवल निर्वाचित सदस्यों को ही शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित मामलों को उनके कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके सामने कुछ केसेस दिए गए हैं, उनको आपको कालक्रमानुसार लगाना है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ, LDM जबलपुर बनाम ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, बाल्को कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ। तो इनको जिस ईयर में ये केसेस हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और आपके सामने कूट नीचे दिए गए हैं। तो आप लोग जल्दी से इसके लिए राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। तो सबसे पहले आता है आपका ADM जबलपुर केस 1976 में। उसके बाद आता है बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 में। उसके बाद आता है MC मेहता बनाम भारत संघ 1986 में और बाल्को कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ आता है आपका 2002 में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर C सबसे पहले आना चाहिए और वो है ऑप्शन नंबर 1 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले आएगा ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984, MC मेहता बनाम भारत संघ 1986, बाल्को कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ 2002। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों की उत्पत्ति अनुच्छेद 356 के संबंध में बोमई मामले में दिए गए फैसले से हुई? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनरीक्षा के अध्याधीन है। ऑप्शन बी, राज्य विधानसभा की उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद तुरंत भंग नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए।
ऑप्शन डी है न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि उसने किस आधार पर अनुच्छेद 356 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो कौन कौन से फैसले या सिद्धांत की उत्पत्ति 356 के संबंध में जो बोमई मामला हुआ था उसके अंतर्गत हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनरीक्षा के अधीन है, यानी कि अनुच्छेद 356 के अधीन जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो उसकी न्यायिक पुनरीक्षा की जा सकती है न्यायालय द्वारा। और ऑप्शन बी है राज्य विधानसभा को उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद तुरंत भंग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 की घोषणा होती है वैसे ही राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए। जब तक संसद की स्वीकृति ना मिले तब तक राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि उसने किस आधार पर अनुच्छेद 356 को लागू करने का निर्णय लिया है, उसका कारण उसको बताना होगा। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी चारों सिद्धांतों की उत्पत्ति बोमई फैसले में हुई थी। तो ये चारों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? शहरी शासन से, केंद्र राज्य संबंध से, जिला प्रशासन से या फिर चुनाव सुधार से। तो न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है आपका पूंछी आयोग। क्वेश्चन नंबर 38 मैच करना है आपको वह राज्य जिसके साथ केंद्र का समझौता हुआ सूची 1 में दिया गया है और उससे जुड़े हुए वर्ष आपको सूची 2 में दिए गए हैं और नीचे आपको कूट दिए गए हैं। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए। तो असम जुड़ा है असम के साथ हुआ है समझौता 1985 में, मिजोरम के साथ हुआ है 1986 में, त्रिपुरा के साथ 1988 में और पंजाब के साथ 1985 में। तो ऑप्शन नंबर ए का सेकेंड ऑप्शन आपको किस किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ये मिल रहा है हमें केवल 1 ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर 2। असम 1985, मिजोरम 1986, त्रिपुरा 1988 और पंजाब 1985। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39 किस समिति का यह विचार था कि पंचायती राज संस्थाएं सम्यक ढंग से चलती रहती यदि ग्रामीण भारत में विकास के पुरोधा के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता? अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, जी.वी.के. राव समिति या फिर पी.के. थोंगन समिति। तो किस समिति ने ऐसा कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भली प्रकार से चलती रहती, अच्छी तरीके से चलती रहती अगर ग्रामीण भारत के विकास का कार्य उन्हें सौंपा जाता? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 के लिए है ऑप्शन नंबर 1 अशोक मेहता समिति ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 40 किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी? नवीन चावला ने, एन गोपाल स्वामी ने, टी.एन. शेषान ने या फिर एम.एस. गिल ने? तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारतीय राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी? तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? एन गोपाल स्वामी मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने राष्ट्रपति को लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 41 अभिकथन और तर्क का है। अभिकथन आपके सामने दिया गया है कानून और व्यवस्था जिलाधीश की जिम्मेदारी है।
कानून और व्यवस्था भारत में अभी भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। कूट दिए गए हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो बताइए इसके लिए एक राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। कानून और व्यवस्था जिलाधीश की जिम्मेदारी है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। कानून और व्यवस्था भारत में अभी भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 42, आपको सभी आंसर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं, तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है राज्य और राज्य स्तरीय दल। सूची 1 में आपको राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे जुड़े हुए राज्य स्तरीय दल दिए गए हैं। तो बिहार में कौन सा दल है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है और हरियाणा में कौन सा है, आपको मिलान करना है और आपको नीचे कूट दिए गए हैं, उसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो बिहार में है लोक जनशक्ति पार्टी, पश्चिम बंगाल में है आपका रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश में है अपना दल और हरियाणा में है भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। बिहार लोक जनशक्ति पार्टी, पश्चिम बंगाल रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश अपना दल और हरियाणा में है भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। तो ऑप्शन नंबर ए का फोर्थ ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे? लोतिका सरकार, नीरा डोगरा, वीणा मजूमदार, सुशीला नायर। तो कौन इनमें से टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट के सदस्य नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर बताइए। क्या ये लोतिका सरकार थी, नीरा डोगरा थी, वीणा मजूमदार थी या फिर सुशीला नायर थी? तो सुशीला नायर जो थी वो टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट की सदस्य नहीं थी। लोतिका सरकार, वीणा मजूमदार और नीरा डोगरा इसकी सदस्य थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, आपको सूची 1 में दबाव समूह के प्रकार दिए गए हैं और सूची 2 में दबाव समूह के नाम दिए गए हैं और आपको उनको मिलान करना है। कूट आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित इनमें से कौन सा दबाव समूह है? तो ये है नायर सर्विस सोसाइटी। श्रमिक हित पर आधारित कौन सा है? हिंद मजदूर परिषद। संस्थागत हित पर आधारित दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी डूटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन। व्यवसायिक हित पर आधारित एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए का सेकेंड ऑप्शन आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। निर्धनता है, निरक्षरता है, मजदूर संघ है, भ्रष्टाचार है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, आतंकवाद है। तो इनमें से कौन कौन सी भारत के राष्ट्र निर्माण की मुख्य समस्याएं हैं? तो निर्धनता भारत के राष्ट्र की एक मुख्य समस्या है, राष्ट्र निर्माण की एक मुख्य समस्या है। निरक्षरता, मजदूर संघ नहीं है, भ्रष्टाचार है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी नहीं है और आतंकवाद है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, डी एंड एफ आर राइट। तो कौन सा ऑप्शन में है ये? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 में। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से वे कौन से सुधार प्रतिमान हैं जिनकी पीटर्स ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्पों के रूप में पहचान की थी? बाजार प्रतिमान, भागीदारी आधारित राज्य प्रतिमान, नम्य सरकार प्रतिमान, विनियमित सरकार प्रतिमान। और आपको नीचे कूट दिए गए हैं, राइट आंसर बताएंगे आप लोग। कौन से सुधार प्रतिमान है जिनकी पीटर्स ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्पों के रूप में पहचान की है? तो ये चारों ही सुधार प्रतिमान है जिनकी पीटर्स ने
लोक प्रशासन के विकल्प के रूप में पहचान की है। परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्पों के रूप में पहचान की है। बाजार प्रतिमान, भागीदारी आधारित राज्य प्रतिमान, नम्य सरकार प्रतिमान और विनियमित सरकार प्रतिमान। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, ये चारों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित प्रशासनिक चिंतकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इनको आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कूट आपके सामने है, तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले आएंगे एमपी फॉलेट, उसके बाद आएंगे बिलोबी, उसके बाद आएंगे रॉबर्ट डाहल और लास्ट में आएंगे आपके एफडब्ल्यू रिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आना चाहिए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 और 3 में मिल रहा है। उसके बाद आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, वो भी 1 और 3 में मिल रहा है। उसके बाद आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 के लिए ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने विभागीय संगठन के लिए 4P फॉर्मूला दिया है। फ्योल ने, उर्बिक ने, गुलिक ने या फिर मूने ने। तो किसने 4P फॉर्मूला दिया है इनमें से। तो 4P फॉर्मूला दिया है आपका लूथर गुलिक ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, असर्शन एंड रीजन, अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन आपके सामने है। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उठाई है। शास्त्रीयतावादी संगठन के औपचारिक संरचनात्मक भाग के प्रति अत्यंत तल्लीन रहते हैं और वे मानव कारकों की कीमत पर करते हैं। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से बताएं आप लोग। तो हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की एक मशीन प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। शास्त्रीयतावादी संगठन के औपचारिक संरचनात्मक भाग के प्रति अत्यंत तल्लीन रहते हैं और यह वे मानव कारकों की कीमत पर करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 50, सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को गठित किया गया। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम को 2002 को निरस्त कर दिया गया था, ये भी ठीक है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त कर दिया गया था, तो ये यहाँ पर गलत है। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को गठित किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51 है, 73वें संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है। ग्रामीण एवं शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज की सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज के सभी स्तरों पर अध्यक्षों और सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, कैग द्वारा पंचायत की निधियों का लेखा परीक्षक। तो कूट आपके सामने है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है। 73वें संविधान संशोधन में क्या व्यवस्था की गई आपको बताना है। तो ग्रामीण एवं शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये गलत है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा केवल पंचायती राज संस्थाओं को ही संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज की सभी संस्थाओं के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पंचायती राज के सभी स्तरों पर अध्यक्षों और सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव, तो ये गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव सभी सदस्यों और अध्यक्षों का नहीं होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पंचायत की निधियों का लेखा परीक्षक, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी बस सही है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, केवल बी ही यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 52, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 3 से अधिक नहीं होती, 5 से अधिक नहीं होती, 7 से अधिक नहीं होती, 10 से अधिक नहीं होती। तो
तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, सूचना आयुक्त की संख्या कितने से अधिक नहीं होती है? तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने कहा विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? F.W. रिक्स ने, एडवर्ड वीनर ने, फेरेल हेडी ने, H. वॉकर ने। तो क्वेश्चन नंबर 53 के लिए राइट आंसर क्या है? विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है, तो ये कहा है आपका फेरेल हेडी ने। क्वेश्चन नंबर 54, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से कौन से स्वैच्छिक प्रावधान है? स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा पर है कि आप वो प्रावधान लागू करवाता है या नहीं ग्रामीण पंचायत। पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना, पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना, करों, फीस आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। कूट आपके सामने है, कौन कौन से इसमें से स्वैच्छिक प्रावधान है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 54 के लिए राइट आंसर क्या है बताइए? तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना ये भी एक स्वैच्छिक प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना ये स्वैच्छिक प्रावधान नहीं है। पंचायतों को स्वायत्त निकाय बनाना तो ये स्वैच्छिक प्रावधान है। करों, फीस आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना तो ये भी एक स्वैच्छिक प्रावधान है। तो ए, सी और डी स्वैच्छिक प्रावधान है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 में आपको कुछ समितियां और आयोग दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे जुड़े हुए विषय दिए गए हैं कि वो किस संबंध में बनाई गई थी। तो होता समिति इनमें से किससे संबंधित है? संस्थानम समिति किससे संबंधित है? सरकारी आयोग किससे संबंधित है? और यशपाल समिति किससे संबंधित है आपको बताना है। तो होता समिति आपकी जुड़ी हुई है सिविल सेवा में सुधार से, संस्थानम समिति जुड़ी हुई है भ्रष्टाचार की रोकथाम से, सरकारी आयोग जुड़ा हुआ है केंद्र राज्य संबंध से और यशपाल समिति जुड़ी हुई है उच्च शिक्षा में सुधार से। तो ऑप्शन नंबर ए का सेकंड ऑप्शन, बी का थर्ड ऑप्शन, ए का सेकंड, बी का थर्ड आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, उच्च पदों पर प्रोन्नति से सम्मिलित है। उच्च पद पर प्रोन्नति में सम्मिलित है। अगर आपका उच्च पद पर पदोन्नति होती है तो आपके किस किस चीज़ों में बदलाव आता है? पद में परिवर्तन आता है, वेतन में परिवर्तन आता है, कर्तव्यों में परिवर्तन आता है, उत्तरदायित्व में परिवर्तन आता है। तो कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है और राइट आंसर बताना है। तो उच्च पद पर पदोन्नति से इन चारों में ही परिवर्तन आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 57 है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलाया जाता है? चयन, नियुक्ति, प्रमाणीकरण, पदस्थापन। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए बुलावा भेजा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 58, नीति का बचाव निम्नलिखित में से किसका कार्य है? लाइन एजेंसी का, स्टाफ एजेंसी का, सहायक एजेंसी का या फिर स्टाफ एजेंसी और लाइन एजेंसी दोनों का? तो नीति का बचाव निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो ये कार्य है लाइन एजेंसी का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक है? टालकट पार्सन्स, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्थस, F.W. रिक्स। तो राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए क्या होगा? कौन कौन से इसमें से नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं?
तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ABCD, ये चारों ही नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं। टालकट पार्सन्स, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्टस और FW रिक्स चारों ही नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसने राजनीति प्रशासन द्विभाजन को अस्वीकृत किया? वुड्रो विल्सन ने, फ्रैंक गुन्नाव ने, हर्बर्ट साइमन ने, रॉबर्ट मार्टन ने। तो इनमें से किस ने राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन को अस्वीकृत किया है, आपको बताना है। तो इनमें से हर्बर्ट साइमन ने राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन को अस्वीकृत किया है। क्वेश्चन नंबर 61, यह किसका विचार था कि उत्तरजीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है? जॉन मियर साइमन ने, केनेथ वॉल्ट्ज ने, थ्यूसिडाइडस ने, जे स्नाइडर ने। तो इनमें से किसने कहा है कि किसी भी राज्य की उत्तरजीविता उसके भौतिक क्षमता और अन्य राज्यों से उसकी संधियों पर निर्भर करती है? तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केनेथ वॉल्ट्ज। केनेथ वॉल्ट्ज वो विचारक थे जिन्होंने ये बोला था। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नव यथार्थवाद और नव उदारवाद तर्क बुद्धिवादी उपागम है। नव यथार्थवाद और नारीवाद अनुचिंतनवादी उपागम है। उत्तर संरचनावाद तथा नव उदारवाद तर्क बुद्धिजीवी उपागम है। नारीवादी और उत्तर संरचनावाद अनुचिंतनवादी उपागम है। तो इनमें से कौन से सही हैं, आपको कूट में से चयनित करना है। तो राइट आंसर आप लोग इसके लिए बताएंगे क्या होगा? तो नव यथार्थवादी और नव उदारवादी तर्क बुद्धिवादी उपागम है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नारीवाद और उत्तर संरचनावाद अनुचिंतनवादी उपागम है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ए और डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन नम्र शक्ति यानी सॉफ्ट पावर के बारे में सही है? नर्म शक्ति का उपयोग राज्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। नर्म शक्ति का उपयोग गैर राज्यकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। नर्म शक्ति शक्ति का दूसरा फलक है। नर्म शक्ति आदर्शवाद का एक ग्रुप है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 63 के लिए राइट आंसर सिलेक्ट करिए। तो नर्म शक्ति का उपयोग राज्यकर्ताओं द्वारा और गैर राज्यकर्ताओं द्वारा दोनों द्वारा किया जा सकता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नर्म शक्ति शक्ति का दूसरा फलक है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नर्म शक्ति आदर्शवाद का एक रूप है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। A, B, C सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64, अगर आप लोगों को इंग्लिश में वीडियो चाहिए तो आप लोग दूसरे कमेंट सेक्शन में वीडियो सेक्शन में जाकर इंग्लिश वाला वीडियो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांट के सिद्धांतों का प्रभाव नहीं है जो युद्ध के नियंत्रण के रूप में कार्य करता है? तो इनमें से कौन कांट के सिद्धांतों का प्रभाव नहीं है जो युद्ध के नियंत्रण के रूप में कार्य करता है? लोकतंत्र अन्य लोकतंत्रों के विरुद्ध बल का प्रयोग करने से परहेज करेगा। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में प्रोत्साहन का निर्माण करता है। वैश्विक नागरिक समाज स्वयं प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति को बढ़ावा देकर निर्णय निर्माताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 के लिए राइट आंसर बताइए, कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये कांट का प्रभाव नहीं है, कांट के सिद्धांतों का प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, संघर्ष हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गाल्तुक के प्रतिमानों के बारे में गलत कथनों की पहचान करनी है आपको। उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को परस्पर विरोध, मनोवृत्ति तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके? परस्पर विरोध, मनोवृत्ति और व्यवहार। उन्होंने संरचनात्मक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात की। उन्होंने शांति निर्माण, शांति स्थापन और शांति रक्षा की चर्चा की। उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध, छद्म युग और अंतर्राज्य युद्ध की व्याख्या की। तो इसमें से राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए क्या क्या सही है?
तो उन्होंने संरचनात्मक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात की, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। उन्होंने शांति निर्माण, शांति स्थापन और शांति रक्षा की चर्चा की, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, सूची 1 में आपको लेखक दिए गए हैं, सूची 2 में आपको ग्रंथ दिए गए हैं। स्टीफन क्रेसर की बुक कौन सी है, जे रोजनबर्ग की बुक कौन सी है, ई एम वुड की पुस्तक कौन सी है और वेरी बुजान की पुस्तक कौन सी है। तो 66 के लिए राइट आंसर बताइए क्या है। तो स्टीफन क्रेजर की बुक है इंटरनेशनल रेजीम्स, जे रोजनबर्ग की पुस्तक है एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी, ई एम वुड की पुस्तक है एम्पायर ऑफ कैपिटल और बैरी बुजान की पुस्तक है फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी। तो ए का थर्ड ऑप्शन, बी का फर्स्ट ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। वर्ल्ड और ग्लोबल सिक्योरिटी, विश्व समुदाय अथवा मानव जाति, समाजीय सुरक्षा, समाजीय आवश्यकताएं, आर्थिक सुरक्षा, कल्याण और पर्यावरण सुरक्षा संसाधन। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 समाजीय सुरक्षा, सामाजिक आवश्यकताएं, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव भारत की परमाणु शक्ति निवारक पर है। ऑप्शन 1 है अधिक संख्या तथा निवारक शक्ति, परमाणु समानता और प्रतिकार करने की क्षमता, कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता, निवारक बल तथा परमाणु समानता। तो कौन सा भारत की परमाणु शक्ति निवारक पर किसका प्रभाव है। तो क्वेश्चन नंबर 68 के लिए राइट आंसर है कम संख्या तथा निवारण करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSCI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समिति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड शामिल है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र, JN दीक्षित तथा KP सिंह थे। तो क्वेश्चन नंबर 69 के लिए राइट आंसर कूट में से आपको चुनना है। तो राइट आंसर बताइए इसके लिए क्या होगा। तो यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें सामरिक नीति समूह, संयुक्त खुफिया समिति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड शामिल है। तो ये सही है। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी, स्टेटमेंट गलत है। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र, JN दीक्षित, KP सिंह थे, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर A और B सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निमराना वार्ता भारत चीन संबंधों के विषय में है, ओटावा वार्ता भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में है, संग्रीला वार्ता भारत सिंगापुर संबंधों के विषय में है, रायसीना वार्ता भू राजनीति तथा भू अर्थव्यवस्था के विषय में भारत का फ्लैगशिप सम्मेलन है। तो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 A and C इज द राइट आंसर। निमराना वार्ता भारत चीन संबंधों के विषय में है, संग्रीला वार्ता भारत सिंगापुर संबंधों के विषय में है। यानी कि ओटावा वार्ता भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में है और रायसीना वार्ता भू राजनीति तथा भू अर्थव्यवस्था के विषय में भारत का फ्लैगशिप सम्मेलन। ये दोनों सही है और आपसे पूछा क्या गया था असत्य कथन। तो निमराना वार्ता भारत चीन संबंधों के विषय में है, तो ये गलत है। और संग्रीला वार्ता भारत सिंगापुर संबंधों के विषय में है, ये भी गलत है। इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 A और C। क्वेश्चन नंबर 71, संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में भारत की भूमिका के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है।
वर्ष 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था। वर्ष 2001 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक सम्मेलन के व्यापक प्रारूप का मार्ग प्रशस्त किया था। भारत ने अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 से 2020 में प्रस्तुत की थी। आपको सही उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 के लिए राइट आंसर है ए एंड डी। भारत संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र निधि का प्रमुख अंशदाता है। भारत ने अन्य देशों के साथ चरणबद्ध तरीके से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की कार्य योजना 1996 से 2020 तक प्रस्तुत की है। तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने। अभिकथन और तर्क का अभिकथन दिया गया है। राज्य अभी भी संप्रभु राज्य के रूप में विद्यमान है। वैश्वीकरण से वेस्टफेलियन राज्य प्रणाली कमजोर हुई है। तो राइट आंसर क्या है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है आपको। सूची 1 में कुछ समझौते और ग्रुप्स दिए गए हैं, सूची 2 में उनसे जुड़े हुए विषय दिए गए हैं। तो वासेनार समझौता क्या था, ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप क्या है और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था क्या है। मैच करिए इसको। तो वासेनार समझौता पारस्परिक हथियारों तथा प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग का निर्यात एवं नियंत्रण। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार को रोकना। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप परमाणु हथियारों का प्रसार और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। सामूहिक विनाश वाले हथियारों की सुपुर्दगी हेतु प्रणाली का अप्रसार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन के प्रयासों में स्थापित एक बैंक है। विश्व व्यापार संगठन WTO उन देशों को सर्वाधिक अल्पविकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नाम निर्दिष्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विकासशील देशों में राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है तथा निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो इसके लिए राइट आंसर तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए आपको बताना है राइट आंसर कौन सा कथन असत्य है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर असत्य है, इसलिए ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स राष्ट्रों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, आपको याद रखना है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चीन के प्रयासों से स्थापित एक बैंक है। विश्व व्यापार संगठन उन देशों को सर्वाधिक अल्पविकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा नाम निर्दिष्ट किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है और 74 के लिए ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75। सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना। जापान सुरक्षा परिषद का सदस्य 11 बार बना। यह अस्थायी सदस्य की नियुक्ति करता है, यह महासचिव की नियुक्ति करता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 के लिए राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी यहाँ पर सही है। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य 7 बार बना और जापान 11 बार बना, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 75 के लिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नवंबर पेपर 3 को कर रहे थे हिंदी मीडियम में। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में करना है तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर उसे भी देख सकते हैं। दोनों ही मीडियम में अलग अलग वीडियो अपलोड की गई है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद भी हम नेक्स्ट वीडियो में अलग ईयर के पेपर्स को सॉल्व करेंगे, अलग अलग सेट्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।